नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं सतीश पुनिया जी। सतीश पुनिया जी हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान से आते हैं और हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की जो कमान है वो सतीश पुनिया जी के हाथ में है, प्रभारी का दायित्व है। चूँकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा कि एक मुलाकात पुनिया साहब से की जाए और पूछा जाए कि बीजेपी किस स्टेज पे खड़ी है और इनको चुनाव से क्या उम्मीदें हैं। पुनिया साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी, राम राम। अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। तो आपको मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए इधर आए हुए, जी तो हाँ, राजस्थान तो भूल ही रहे हो आप। 2 महीने हो गए। नहीं, राजस्थान को तो नहीं भूला जा सकता, लेकिन पार्टी कई बार कुछ काम देती है तो हमारी थोड़ी समय के हिसाब से प्राथमिकता बदल जाती है। बाकी तो अपनी जन्मभूमि को, कर्मभूमि को कौन भूलता है। जी। पर हम लोगों के लिए बहुत अवसरों पर संगठन का, विचार का, पार्टी का काम थोड़ी प्राथमिकता में होता है, इसलिए पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी से पूरा करें। इसके कारण पिछले लगभग 2-1 महीने से मैं हूँ यहाँ। अच्छा, तो अपने यहाँ राजस्थान से हरियाणा में आके बेसिकली काम क्या किया है इन 2 महीनों में? देखिए, एक तो खैर थोड़ा सा लाभ भी था कि हरियाणा बिल्कुल पड़ोस में है, रिश्तेदारियाँ खूब हैं, मेलजोल मुलाकात, तो यहाँ की संस्कृति से, बोलचाल से, खान पान से, बाकी सब चीज़ों से वाकिफ़ था। शायद पार्टी ने ये भी सोचा ही होगा। तो मैं हरियाणा के राजनीतिक मिजाज को एक जिज्ञासु की तरह बहुत अरसे से देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, समझता रहा हूँ। हरियाणा की जो थोड़ी पृष्ठभूमि पे जाएंगे तो कोई समय था जब हम लोग बचपन में देखते थे कि पार्टियां अलायंस में लड़ती थी। पार्टी का राजनीतिक तौर पर संगठनात्मक और शासन में कोई बहुत बड़ी भूमिका, भागीदारी नहीं होती थी। अलायंस में लड़ते थे, कुछ सीटें मिलती थी, जीत जाते थे, और कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी के साथ, कभी बंसीलाल जी के साथ हम लोग सरकारों में शिरकत करते थे। तो दायरा सीमित था, यानी चुनाव चिन्ह भी बहुत जगह पहुंचा नहीं होगा, इसमें भी संदेह है। उसके बाद जब पहली बार 2009 में बड़े पैमाने पर लड़े, लेकिन उस पार्टी की जो उपस्थिति है वो बहुत दमदार नहीं थी। मैं जब सुनता हूँ कि आज जो बड़े नेता हैं उनको भी बहुत लिमिटेड से वोट आते थे, तो राजनीतिक रूप से बीजेपी की संगठनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा नीचे जड़ें गहरी नहीं थी। राजनीतिक तौर पर भी क्योंकि चुनाव बहुत जगह नहीं लड़े, तो चुनाव चिन्ह को पहचानना, पार्टी को देखना, नेताओं का, विचारों का। लेकिन 14 में जब सरकार आई तो सरकार के साथ साथ धीरे धीरे संगठन को भी जगह मिली, और आज हरियाणा में पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नीचे तक है। कम है, ज़्यादा है, लेकिन पार्टी का नेटवर्क है और हर बिरादरी में है, हर जगह है, भौगोलिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। ये अलग चीज़ है कि चुनाव का परिणाम क्या होता है, कौन जीतता, कौन हारता है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर, वैचारिक तौर पर पार्टी, और उसका प्रमाण है कि 2014 में देश में, क्योंकि हरियाणा के लोगों को जो मैं समझ पाया कि हरियाणा का आदमी देश की राजनीति में नेशनल एजेंडे पे वोट करता है और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। 14 में अच्छा मैंडेट दिया, 19 में भी काफ़ी अच्छा मैंडेट दिया, 24 में वो फलीभूत नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे कारण थे, शायद आप भी चर्चा करोगे, लेकिन हरियाणा का मिजाज जो मैं समझ पाया कि जिस तरीके की परिश्रमी धरती है, किसान हैं, सैनिकों की है, तो वो देश के कुछ मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हिसाब से फैसला करते हैं। बीजेपी को स्पेस मिला, पहचान मिली। 19 में मेजोरिटी की सरकार आई, 14 में मेजोरिटी की सरकार आई, 19 में हम लोगों ने गठबंधन के साथ काम किया। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी एस्टेब्लिश हो चुकी, यानी एक जहाँ बीजेपी की, जो मैं पहले जो चर्चा सुनता था राजस्थान में कि हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार बन जाएगी, लेकिन हरियाणा में नहीं बन सकती, केरल में बन जाएगी, त्रिपुरा में बन जाएगी, दिल्ली में बन जाएगी, राजस्थान में बन जाएगी। तो पहले लोग कहते थे हरियाणा में बन जाए तो बड़ा ताजुब होगा जी। ताजुब हुआ, एक बार हुआ और दोबारा हुआ। इसका मतलब हरियाणा की जनता ने बीजेपी के विचार को कहीं ना कहीं स्वीकार किया और एक बीजेपी को जगह दी है। तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है जो मैं समझ पाया कि कई बार राजनीति का आकलन हार जीत से, सीटों से, उसके परसेंटेज से, उसकी परफॉर्मेंस से काउंट होता है। मैं लोकसभा से थोड़े दिन पहले ही आया था, मेरे आने से पहले उम्मीदवारों का चयन हो चुका था, प्रबंधन का काम हो चुका, तो मेरी लोकसभा की भूमिका थोड़ी सीमित थी। फिर भी उस सीमित भूमिका में भी जो मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं थोड़ा संतोष व्यक्त कर सकता हूँ कि 10 सीटें थी, 5 आई,
अब इसको लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मुझे उस समय सीखने को, समझने को मौका मिला। तो लोकसभा में जो कमियां रही थी उनको ठीक भी किया। उसमें कमियां प्रबंधन की थी, थोड़ा जो मैनेजमेंट है। मतलब 5 सीटें आपकी कम हुई, वो प्रबंधन की वजह से कम हुई, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, वो जो कुछ स्थानीय मुद्दे थे, कुछ कैंडिडेट्स के इश्यूज थे, कुछ प्रबंधन के थे। यानी आज एक आम चर्चा थी कि हम थोड़ा सा और चीज़ें ठीक करते तो हम 8 सीटें जीत सकते थे। यानी बिल्कुल नज़दीक के हमारे सोनीपत है, 20-22 हज़ार से आ रहे, वो लोकसभा में कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता, मैनेजेबल होता है। अम्बाला की हमारी अपनी सीट थी, हिसार के कुछ इश्यूज थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो उस चुनाव से कुछ चीज़ें मैंने सीखी, और उसके बाद असेंबली के चुनाव थे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हम लोग पहले से अच्छा बेहतर करेंगे। और जो कुल मिलाकर फीडबैक अभी आता है कि लोकसभा में एक धारणा थी कि उसी तर्ज पर कि बीजेपी की 0 सीट आएंगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। फिर धीरे धीरे मैं देखता था कि कोई 2 सीटों की चर्चा करता था, कोई 3 की करता था। यानी एक तरफा। वैसे लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का जो क्लेम था वो 10 की 10 का ही जीतने का था, वो 2 तो कोई नहीं कह रहा था। डेफिनेटली वो इसलिए कि बीजेपी तो कहेगी। अभी 90 इवन जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने भी 2 कभी नहीं कहा, उनको भी लग रहा था, मतलब 8 से गिनती शुरू होती थी। मैंने उस समय हुड्डा जी के, कांग्रेस के काफ़ी नेताओं के बयान देखे थे, जिसमें वो कहते थे कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी भी कहती थी। बीजेपी ने तो 10 की 10 जीती थी 2019 हाँ, जीती हुई थी, और बीजेपी के लिए एक चैलेंज था। लेकिन जो मैं उस समय की, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे पुरानी चीज़ों को, तो मैं उसी समय, क्योंकि आ चुका था, इसलिए मैंने उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा था। तो मैं भी एक आम कार्यकर्ता की तरह कहीं आशंकित ही होता था कि कहीं 10 की 10 कांग्रेस नहीं जीत जाए। तो एक डिफिकल्ट टास्क था ना कि जी, मतलब 10 की 10 तो छोड़िए आप, कि 10 में से ये आशंकाएं होती है ना कि भाई बाद में हुआ ये तो। और जो मैंने आपसे अभी साझा किया कि बहुत मार्जिन पे कुछ चीज़ें थी जो ठीक हो सकती थी। मैंने फिर उसके बाद में असेंबली के सेगमेंट्स को देखा, तो जैसे 2019 में सरकार की जो सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी प्रचारित की गई, बहुत सारे मुद्दों पर उस तरीके की चीज़ें हुई, फिर भी हम 40 सीटें जीते और 37 सीटों पर हम रनर अप थे। यानी बीजेपी का जो ऑर्गेनिक जो फिगर था वो थोड़ा सा उत्साह देने वाला था। लोकसभा के भी उन 10 सीटों के चुनाव में हम लोग 44 सेगमेंट पे आगे थे। कब थे? कि जब संविधान को बदलना, आरक्षण जैसी बातें, एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें, आंदोलन जैसी चीज़ें हुई। तो उस समय जो आप जो कह रहे हो, मैं उससे आशंकित था कि भाई इतना सब कुछ प्रतिकूलता है, तो देश भर में जितने चुनाव हुए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इन चीज़ों की चर्चा जरूर होती थी। तो स्वाभाविक तौर पर ये होता था कि जब हरियाणा में इतना सब कुछ है तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ है। मैं इसलिए अपने हिसाब से प्रूव करना चाह रहा हूँ, 44 सीटों पे इतनी प्रतिकूलता में लीड करना, ये थोड़ा सा कहीं बीजेपी को संबल देती थी, ताकत देती थी। और इसलिए जो मैंने कहा कि लोकसभा के बाद विधानसभा की ये सारी तैयारी, जो आपका शुरू का जो मौलिक सवाल था उस पर मैं आता हूं, तो हमारे लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है कि हमने कुछ चीज़ें ठीक करी हैं, कुछ मैनेजमेंट की है, मुख्यमंत्री कैंपेन की है। हाँ, वो उसी का एक मान लीजिए पार्ट था कि जब कोई चीज़ें बदलाव होती हैं, नयापन होता है, तो उसका एक अपना, और मैं समझता हूँ कि नायब सैनी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। देखिए हरियाणा समय बहुत उनके पास कम मिला। देखिए राजनीति में सबसे बड़ा जो आजकल जो चीज़ें हैं, उपलब्धता। किसी नेता की मेरिट डिमेरिट को आप डिफाइन करोगे तो वो कहेगा कि साहब फ़ोन नहीं उठाता। यानी नेता इस बात के लिए कोई बदनाम भी है और कोई इस बात के लिए विख्यात भी है कि यार एक्सेसिबल है, मिलता है। तो नायब सैनी की ये खूबी मैंने देखी कि वो रात को 1:30 बजे तक लोगों से मिलता है, आराम से पहुंचता है, छोटी जगह चला जाता है, छोटे कार्यकर्ता से मिलता है। तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब डिस्कार्ड नहीं किया कि बदलाव आया। तो इसलिए मैं उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखता हूँ। तो जो मैंने कहा कि हमने उसमें ठीक किया, इसलिए थोड़ी सी स्पेस लगती है कि इन सारी चीज़ों को, कांग्रेस को पूरा वक्त दिया था, इसमें मिला, प्रदेश में मिला, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि नायब सैनी का फेस प्लस 10 साल में बीजेपी का जो काम यहाँ या केंद्र के जरिए हुआ, वो बीजेपी को, और जो मैं संगठन की बात कही कि पहले नहीं होता था, आज है। आज छोटी छोटी जगह भी बीजेपी का झंडा लेके आदमी खड़ा हुआ है, प्रतिकूलता में भी खड़ा है। वोट कितना आएगा मैं उसका भी विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन
बीजेपी का अच्छा आपका ये कहना है कि dedicated बीजेपी ने 10 साल में अपनी जगह बना ली है हरियाणा जैसे राजनीतिक रूप से मतलब हाँ, वो कि जो वो मुख्य विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी तो कभी रही भी नहीं, क्योंकि या तो कांग्रेस थी या क्षेत्रीय दल थे, तो अब बीजेपी है कांग्रेस है दोनों। पहले यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का ही बोलबाला था, मतलब बीजेपी तो कहीं काउंट ही नहीं होती थी। आपने भी राजस्थान में नाम ही सुने, देवीलाल जी और ये सब बिल्कुल, राजस्थान तक टक्कर मार दिया हाँ करते बिल्कुल, हैं, वो लड़ते भी थे, आते भी थे, जीते भी हैं वहाँ जीते चुनाव। भी हैं। तो लेकिन हरियाणा में कल्पना नहीं थी, इसलिए मैं उससे थोड़ा एक संतोष व्यक्त कर सकता हूँ कि बीजेपी आज हरियाणा की मेन स्ट्रीम की पार्टी है। अच्छा, जैसे कांग्रेस की जब ये टिकट वितरण चल रहा था तो कांग्रेस ने आवेदन मांगे थे, तो मुझे अभी बाहर जब मैं आया आपके, तो आपके ऑफिस के बाहर बात हो रही थी कि हमारे पुनिया साहब ने भी इंटरव्यू लिए हैं, तो मतलब पैरेलल आपकी प्रक्रिया इस तरह की जारी थी यहाँ पे? हाँ देखिए, उसमें इस बार यहाँ के लोगों ने कहा, हमने जो ये कैंडिडेट के सिलेक्शन की जो है टिकट, तो देखिए 90 क्यों देनी थी, और कम से कम 2000 से भी ऊपर एप्लीकेशन थे, एस्पायरेंट थे आपके पास? हाँ, पार्टी के पास में जो लोग आए, मतलब 2000 को तो मैंने सुना है, बात की उससे भी ज़्यादा लोग रहे होंगे। हाँ, इंडिविजुअली मिला हूँ मैं, तो अब मैंने घंटों समय कांग्रेस दिया। में बाबरिया जी ये काम कर रहे थे, भाजपा में आप कर रहे थे। मेरे पास बेसिक जिम्मेवारी तो संगठन की है, लेकिन क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँ और मेरे को सबको सुनना है, क्योंकि पॉलिटिकली ये काम धर्मेंद्र प्रधान जी और विप्लव देव जी उनके जिम्मे था, क्योंकि वो चुनाव के प्रभारी हैं, तो चुनाव की बाकी रणनीति का काम ये सारा, मेरा काम प्रबंधन का, संगठन की मजबूती का, उसको ठीक से एक्टिवेट रखने का, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन मैं जिम्मेवार हूँ, इसलिए लोग आएंगे भी, मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता, तो मैंने सुना उसमें। तो हमने एक प्रोसीजर अपनाया कि हमने बहुत बिल्कुल ग्रास रूट के कार्यकर्ता की एक लिखित ओपिनियन ली उसकी, और वो एक तरीके का सीक्रेट बैलेट टाइप था कि वो अपनी बात को, क्यों हो सकता है कि 10 आदमियों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, तो एक तो हमने ये किया। दूसरा, पार्टी जो आमतौर पर सर्वेज जो कराती है वो करती है। तीसरा, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को सुना, उनके समर्थकों को सुना। तो कुल मिलाकर टिकट मेरे ख्याल से एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश करी। हो सकता है किसी जगह 10 लोग हैं, कॉम्पिटेंट हैं, टिकट एक को मिली तो नाराज होंगे, स्वाभाविक। यूँ तो एक टिकट वापस भी ले ली देखे ना, नामांकन वापस हो गया, ये बीजेपी में आमतौर पे नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन वो उस समय की वहाँ की तात्कालिक परिस्थिति, कार्यकर्ताओं की अपनी जो वहाँ की परिस्थितियाँ, उनकी अपनी ओपिनियन, क्योंकि गोपाल कांडा की इसी इमेज की वजह से उनको सरकार में भी नहीं ले पाए थे आप लोग। उस पर मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, मेरी अपनी मर्यादा है, लेकिन वो एक एपिसोड था जो। तो ये जो गठबंधन अलग होना आपका हरियाणा में जेजेपी, ये आपके सामने ही हुई हैं सारी चीज़ें? नहीं, पहले हो चुकी? मेरे से पहले हो चुकी। अच्छा, मैं तो बहुत काफ़ी लेट आया, मतलब पार्लियामेंट की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आया। ओके। तो अभी आज के दिन जब चुनाव बिल्कुल ये लग रहा है, अब तो वोटिंग इस समय नज़दीक आ गया है, तो आपकी एज ए राज्य प्रभारी आपने टिकट वितरण में सारा भूमिका आपकी रही है, तैयारियां आपके सामने हो रही हैं, तो हर पार्टी को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी आज के दिन कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर सकती है? मतलब बिना उसके ज़्यादा आप एक बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा देने की बजाय प्रैक्टिकल सा आंकड़ा। नहीं, आप मेरे से प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, और मेरे को भी कोई कारण नहीं है कि मैं यहाँ कोई एकदम से ये कहूँ जैसे कि लोकसभा में 10 की 10 कह रहे थे, वो तो थी नहीं बात, सबको पता है। देखिए, चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़े जाते हैं, और आपने देखा नहीं होगा, ये तो रोचक सी बात है कि जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी कहता मैं ही जीतूंगा। हमारे पास जो आते हैं 90 के 90 लोगों से हमने बात की, कोई हारने के लिए तैयार नहीं था, सब कह रहे थे एक सामान्य सी बात है। लेकिन मैं थोड़ी व्यवहारिक बात करूंगा, और व्यवहारिक इन द सेंस, जो लोकसभा की जो बात मैंने शुरू करी, उसके बाद असेंबली आई, तो ये होता है आमतौर पर कि थोड़ा बहुत जब हार होती है तो कार्यकर्ताओं के मनोबल में कमी आती है, जीत होती है तो उत्साह देती है। त्रिपुरा में जीते तो पूरे देश भर के लोग, जिनका त्रिपुरा ने नक्शे पर नहीं देखा, वो भी राजी हुए, खुश हुए, तो जीत एक छोटा सा स्टेट है, मनोबल देती है। तो लोकसभा के दौरान थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, लोकसभा के हार के बाद में। हमारे साथ एक दूसरा बड़ा चैलेंज यही था कि हमारी ताकत तो कार्यकर्ता ही, उसको उठाना, उसको इन्वॉल्व करना, कार्यक्रमों की रचना करना, उनको लगाए रखना। तो हमने उनको इस तरीके से, तो हम उस चीज़ से बाहर आए। सबसे बड़ी सफलता तो ये, क्योंकि ये हरियाणा का चुनाव और किसी भी स्टेट में कहीं भी देख लीजिए, तीसरी बार बड़ा चैलेंज होता है। आपने कुछ काम किए, बहुत सारी लीडरशिप, एंटी इनकम्बेंसी होती है, चाहे स्वीकार करो ना करो, होती है, बनती है समय के साथ। देखिए, एक तो पीढ़ी बहुत जल्दी बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं भी हो तो जो
जवान होने वाला 18 10 साल साल का में तो वोटर, जो 8 साल का था वो Exactly. वोट डालेगा वो। 8 साल का जो होगा उसके बाद में वो इन 10 सालों में 18 साल का हो अब गया, इस तो बार वोट डाल रहा है वो। उसके मुद्दे अलग हैं, उसकी सोच अलग है। तो बदलाव तो आता ही है, लेकिन ये चुनौती थी कि 10 साल की सत्ता थी, थोड़ा लोकसभा के कारण उदासीनता थी, उस चीज़ को हम लोग ऊपर लेके आए और लाते लाते जो कैंडिडेट का सिलेक्शन, यहाँ के मिजाज को देखना, कुछ सरकार के जरिए, जैसे आपने कहा कि नायब जी को समय कम मिला, तो कम समय में कुछ फैसले ऐसे कैसे होंगे जिससे थोड़ा लोगों का भरोसा बढ़े। नायब सैनी जी ने वो काम किया, मतलब समय कम मिलते एकदम से, मुझे लगता है कि 15 दिन का मार्जिन था, वो कुछ और करने वाले थे। जैसे ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई, एमएसपी 24 फसलों पर उन्होंने घोषणा करी, बिजली के तंत्र को सुधारा, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ठीक हुई। ऐसे ही केंद्र की सरकार के जरिए मैं देखता हूँ कि आज यहाँ 17 लाख किसानों को यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, तो वो किसान है जिनको ये छोटा पैसा था लेकिन उससे ताकत मिलती है। आज मान लो कोई किसान 5,000 का कर्जा भी लेता है, तो इतने बड़े ब्याज पे लेता है कि वो उसको चुकाने में उसकी सांसें फूल जाती हैं। तो एक मैंने बताया कि छोटी चीज़ें थी, तो इसलिए मेरे जो सारी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया, पहाड़ जैसा टारगेट था, डिफ़िकल्ट भी था, सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं कुल मिलाकर आज, क्योंकि आज 1 तारीख है, 4 दिन बाद चुनाव बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ होना नहीं है, बूथ मैनेजमेंट का मैं दौर कोई है। स्क्रीन पे कुछ चीज़ें कहूँगा तो रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन मेरा भरोसा है कुल मिला के, मैं जो समझ पाया कि मैं कोई, आप मुझे सीटों का फिगर पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। अब कहीं आप ये भी कहेंगे बीजेपी ने एक समय 75 पार का नारा लगाया, 40 आई, मैं फिगर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो अभी समझ पाया, पूरे हरियाणा में घूमते घामते लोगों से, एक सिंपल से एक लेमैन की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, या राजनीतिक रूप से जिज्ञासु की तरह, हम लोग हरियाणा में भले ही 1 सीट से मेजोरिटी आए, हम मेजोरिटी की सरकार बना रहे हैं। ये मुझे लगता है, जो मैं कुल मिलाकर जो 2014 में 1 ही सीट से आई थी। हाँ, ये कोई गॉन केस नहीं है कि जिस तरीके से प्रचारित किया गया, तो लोकसभा से लेकर विधानसभा की इस यात्रा में हरियाणा के लोगों ने, क्योंकि तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उनका कई बार चर्चा होती है, असर होता है, वो चीज़ें भी डाइल्यूट हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने भी परिश्रम करके, अभी आपने भी चर्चा सुनी होगी, मतलब आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को लगता था कि भाई हरियाणा में बीजेपी को अब कोई जगह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपका फिगर सुधर रहा है, अब आपकी स्थिति बदल रही है, उत्साह है लोगों में, अच्छे से चर्चाएं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक सट्टे बाजार से लेके, जो विश्लेषक से लेके, आप यकीन करते हैं सट्टा बाजार नहीं करते होंगे? आप करते हैं? मैं नहीं करता, लेकिन वो लोगों की, क्योंकि सट्टा बाजार वाली बात सारी सच हो जाएगी तो सट्टा बाजार क्या कमाएगा? नहीं, वो चर्चाओं का आधार बनता है। और वैसे भी अपने बुजुर्ग इन चीजों को माना नहीं करते। हाँ, नहीं मानते, लेकिन वो चर्चाओं का आधार होता है। गॉसिप की बहुत जगह है ना जी, कि लोग ये क्या कहेंगे, अब लोग ये कहेंगे जी जागरण में तो ये छप गया, अमर उजाला में छप गया, बीबीसी में ये बोल गया, तो सट्टे भास्कर में ये छप गया, तो सट्टा बाजार में भी चर्चा होती है। लेकिन मैं उसको भी अलग यदि रखूं, तो सामान्य विश्लेषण के तौर पर मुझे लग रहा है कि हमारे लिए चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी चर्चा होती थी। मतलब हम लोग धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका ये विश्वास है कि आपकी पार्टी को बहुमत आ रहा है? मैं बिल्कुल पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ अपनी मेहनत को। मैंने कहा कि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, वो उसके कई कारण हैं। दोस्तों, सतीश पुनिया जी से मैं पहली बार मिला हूँ जीवन में, और राजस्थान के तो बड़ा नाम सुनते थे इनका। तो ये बीजेपी के जो दूसरे नेता होते हैं, वाकपटुता, ये बड़े देसी से आदमी लगे मुझे, मिलके बड़ा अच्छा लगा इनसे। और हर पार्टी को ये दावा करने का अधिकार है कि उनकी सरकार बन रही है, पुनिया जी का भी ये अधिकार बनता है। और इनका कहना है कि चाहे 1 सीट से ये बहुमत में आए, पर हरियाणा में बीजेपी सतीश पुनिया जी के अनुसार तीसरी बार सरकार बना रही है। आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि पुनिया साहब के दावे में कितना दम है और हरियाणा में बीजेपी की कितनी सीट आ रही हैं। पुनिया साहब, आपने बात की और बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा मुझे। और ख़ास बात है कि आप बिल्कुल हरियाणवी को अपना चुके हैं। ज़्यादा फर्क नहीं, बॉर्डर पे ही है। मेरी तो 90% राजगढ़ में शायद आप पैदा हुए हैं। हाँ। तो ये तो पास ही है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पे ही काम है, मतलब 90% रिश्तेदारी यही है।